के अंदर कुछ तो अलग चीज है, एक ऐसी चीज है जो बार बार बुलाती है। अब मन करता है कि करो और करो, लेकिन पैसा बन नहीं रहा है। तो जो पैसा मैंने कमाया वो पैसा मैंने खो दिया। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आया जो मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोगों ने किसी से सुना होगा, कि मैं प्रॉफिट भी बना रहा था लेकिन मैं एडिक्शन की वजह से डिप्रेशन में चला गया। कोई पेनी स्टॉक है, खरीद लो। मार्केट 5% गिर गई है, खरीद लो। कोई स्टॉक अपने हाई से 30% गिर गया है, खरीद लो। इसे बोलते हैं बाई द डिप। जब मैंने बाई द डिप करी तो वो डिप कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन मेरा अकाउंट ही डिप हो गया। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांक शर्मा है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। आज की वीडियो में हम दो मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा मेरी जर्नी के बारे में और दूसरा टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सो मैं अपने बारे में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। सो मैं 90s की और 80s की बॉलीवुड मूवीज़ देखकर बड़ा हुआ हूं। डीडी नेशनल था, एक चैनल था, उस पर पिक्चरें आती थी और उनकी थीम क्या होती थी वो इम्पॉर्टेंट है। पहली पिक्चरों में एक खास बात होती थी कि एक हीरो होता था, उसके पेरेंट्स बचपन में ही उससे बिछड़ जाते थे या कोई विलन उनको मार देता था। बच्चा गरीब हो जाता था, अनाथ हो जाता था और धीरे धीरे उसको कोई गोद लेकर बड़ा करता था। एक गरीब हीरो बन जाता था, उसके बाद उसे एक लड़की से प्यार हो जाता था और वो लड़की डेफिनेटली एक अमीर बाप की लड़की होती थी। और कमाल की बात तो क्या होती थी कि वो बाप ही एक्चुअली में पिक्चर का विलन भी होता था। तो हीरो का पूरा स्टोरी इस बात पे चला जाता था कि अब मुझे उस लड़की को पटाना है, लड़की को अपना बनाना है और वो जो विलन है उससे अपने पेरेंट्स का बदला लेना है। ये एक आम स्टोरी देखकर मैं बड़ा हुआ। ऐसी स्टोरी देखने की वजह से जब मैं बड़ा हो रहा था और मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए तो मैंने भी ऐसी वीडियोस देखनी शुरू करी जहां पर मुझे यूजुअली सब ये बताते थे कि मेरे लाखों रुपए का नुकसान हुआ, मेरे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, फिर मैंने वहां से रिकवरी करी और आज मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। तो मेरी स्टोरी ऐसी नहीं होने वाली है। अगर आपको ऐसी स्टोरीज में मजा आता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 80s 90s की बॉलीवुड मूवीज देखिए, शायद आपको ज्यादा मजा आ जाए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मैंने ऐसी वीडियोस देखी तो एक वक्त ऐसा आने लगा कि मुझे ऐसा लगने लगा कि जब तक मेरा लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं होगा मैं ट्रेडिंग में कामयाब नहीं बन पाऊंगा। लेकिन ये सच नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग में कामयाब बनना है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको पहले बड़ा लॉस करना जरूरी है। हमें बस एक चीज क्या करनी होती है कि हमें पहले सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। मेरी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत बहुत ही कमाल की है, मैं आपको बताता हूँ। स्कूल में पढ़ा, पेरेंट्स की सारी बात मानने वाला लड़का था। 12th में भी अच्छे मार्क्स आए, एकेडमिक्स में हमेशा आगे रहा, पेरेंट्स खुश रहते थे। कॉलेज में पहुंच गया, बहुत डिसेंट सा लड़का था, चुप चुप रहता था, ज़्यादा समझ नहीं थी। बहुत आई थिंक 16 ईयर्स की एज में ही मैं कॉलेज पहुंच गया था। वहाँ पर क्या हुआ, मुझे कुछ लोग मिले और उन्होंने मुझे सपने दिखाए कि तुम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बने हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन एक समस्या थी कि उनमें से बहुत सारे सपने हवा हवाई सपने थे और मुझे भी ऐसा लगा कि वो हवा हवाई सपने पूरा करना ही मेरा मकसद है। वो करने के चक्कर में मैंने पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा अर्निंग्स करनी शुरू करी, एक्स्ट्रा रुपए कमाने शुरू करे और इस बीच में मुझे एक बुक मिली, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है बिजनेस स्कूल। ज़्यादातर आप लोगों ने उसको पढ़ा ही होगा। तो वो बुक जहाँ पर मुझे फाइनेंस सिखाना चाह रही थी, मैं वहाँ से अपने उन हवा हवाई सपनों की बुनियादें बना रहा था। तो बिना बेस के मैंने सोचा कि चलो पैसा कमाते हैं। कॉलेज पास हुआ, प्लेसमेंट लगा, लेकिन मैंने तो बिजनेस स्कूल पढ़ी थी तो मैंने जॉब नहीं की। टीसीएस जैसी कंपनी में भी मैंने जॉब प्लेसमेंट नहीं लिया और मुझे लगा मैं अपना कुछ शुरू करूंगा। लेकिन हवा हवाई सपनों की एक समस्या होती है कि वहां पर आपको ये नहीं पता चलता कि आपको रुकना कहाँ है, आपको ये सपने देखना बंद कहाँ पर करना है और आप उसी धुन में चलते चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ कॉलेज के बाद अगले 2-3 सालों में मुझे बार बार अपने करियर स्विच करने पड़े। कभी मैं जॉब कर रहा था, कभी मैं अपना बिजनेस करना चाह रहा था, कभी मैं स्टार्टअप कर रहा था। पैसे लेकिन हर बार कमा रहा था और वो रीज़न कोई सपने नहीं थे, वो रीज़न शायद मेरा टैलेंट था। अब जब ये चल रहा था तो मुझे लगा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फाइनली 2017 का ईयर आया और मुझे एक दोस्त मिला
और उस दोस्त ने मुझे बोला कि चलो ये वाला स्टार्टअप करते हैं, एक प्रॉपर कंपनी के साथ काम करते हैं और इस बार ये छोटे मोटे काम नहीं करेंगे। एंड आई सेड कि चलो करते हैं, और मैंने करना शुरू किया। वहाँ से मेरी चीज़ें और मेरी ज़िंदगी और मेरा करियर बदलने लगा, सब सही चल रहा था। उसी बीच मेरा एक दोस्त बेंगलोर से मुझे कॉल करता है कि भाई बिटकॉइन के बारे में पता चला क्या? मैंने कहा बिटकॉइन? ये तो मैंने नहीं सुना। उसने बोला बिटकॉइन है, एक बहुत बढ़िया चीज़ है, कुछ 90,000 1 लाख रुपए का है, और एक काम कर, मेरे कहने से इसको खरीद ले। और एज यूजुअल मैंने खरीद लिया, और मैंने लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये उसमें लगाकर मैंने बिटकॉइन खरीद कर रख लिए। आई हैड नो आइडिया। मैंने दोस्त की बात सुनी, और कमाल की बात क्या है, मेरी स्टोरी में दोस्त की बात गलत भी नहीं होती। और हुआ ये 2017 में एक बुल रन आया और मेरे पैसे लगभग 4 से 5 गुना हो गए। सिर्फ 4 महीने बाद मेरा वो 60-70 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट तकरीबन 3 लाख रुपए पहुंच गया था। एंड आई रियलाइज्ड कि यार ये तो बहुत ही अलग सी चीज़ है। उसी बीच मेरा दूसरा दोस्त मुझे मिला, और मेरे दूसरा दोस्त जिनका नाम पंकज है, मैं उन्हें शाउट आउट भी देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बोला कि सर बिटकॉइन के बारे में जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता तो हूँ, मेरे पास हैं भी। उन्होंने कहा आपके पास हैं भी, बहुत बढ़िया, चलो इसकी ट्रेडिंग करते हैं। और यहाँ से मेरी शुरुआत हुई ट्रेडिंग जर्नी की, और मुझे लगा यार ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चीज़ है। अब अपना काम करते थे ऑफिस में, करने के बाद बैचलर थे, खाली थे, शाम में मैंने ट्रेडिंग सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि चलो साथ मिलके सीखते हैं, साथ मिलके सीखा, और 3 लाख रुपए मैंने लगाए। और मेरी स्टोरी इस बार सबके जैसी है, और मेरे सारे पैसे डूब गए। तो जो पैसा मैंने कमाया वो पैसा मैंने खो दिया। 3 महीने गुजरे, 2018 आ चुका था, एंड आई रियलाइज्ड कि ट्रेडिंग के अंदर कुछ तो अलग चीज है, एक ऐसी चीज है जो बार बार बुलाती है। अब मन करता है कि करो और करो, लेकिन पैसा बन नहीं रहा है, तो क्यों ना इसको सीख ही लेते हैं। और मैंने सीखना स्टार्ट किया। स्टॉक मार्केट सीखी, क्रिप्टो करेंसी सीखी, हर तरह की ट्रेडिंग को मैंने सीखना स्टार्ट किया। मैंने ये टाइम इस तरह से बिताया कि मैं 9 घंटे अपने ऑफिस में काम करता था, और उसके बाद अगले 7 से 8 घंटे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखने में बिताता था कि मुझे ट्रेडिंग सीखना है। बुक्स पढ़ता था, बुक्स मंगा के उनको पढ़ता रहता था, और फाइनली रिजल्ट मिलने लगे। 2018 का एंड आते आते मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं ट्रेडिंग के अंदर अच्छा कर सकता हूं। तो मेरी जिंदगी बड़ी सही चलने लगी। 2019 आ चुका था, मैं इधर ऑफिस का भी काम कर रहा था, इधर बिटकॉइन से भी पैसा आ रहा था, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था। तो सर फिर अपनी स्टोरी में इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग फेज आता है 2019 का मिड। 2019 के मिड में क्या होता है कि मेरे जो फ्रेंड जिनके साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, एक कंपनी स्टार्ट की थी, उनके फैमिली में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, जिस वजह से हम लोगों को अपने स्टार्टअप को कुछ 3 से 4 महीने के लिए रोकना पड़ता है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है, जो आपके मन का हुआ वो बहुत अच्छा है, और जो आपके मन का नहीं हुआ वो उससे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो भगवान के मन का हुआ। और शायद वो मौका मुझे मिला उन 3-4 महीने ट्रेडिंग को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने में। लेकिन यहीं पर एक कहावत है कि जुआ खेलना बुरी बात नहीं है, जुए की आदत बुरी बात है। जुए में जीतना बुरी बात नहीं है, जुए में हारना बुरी बात है। तो आदत में और ना हारने के बीच में सिर्फ एक बहुत छोटे से वर्ड का अंतर होता है, वो होता है एडिक्शन, कि जुए की लत नहीं लगनी चाहिए। लेकिन मुझे ट्रेडिंग की लत शायद लग गई थी, और 2019 का मिड के बाद जो वक्त था वो कुछ ऐसा था कि मैं सुबह शाम सिर्फ 6 से 7 घंटे सोता था, और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर बैठकर ट्रेड कर रहा होता था। और 2-3 महीने ऐसे गुजारने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आया जो मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोगों ने किसी से सुना होगा, कि मैं प्रॉफिट भी बना रहा था, लेकिन मैं एडिक्शन की वजह से डिप्रेशन में चला गया। अब मैं आपको ये एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, शायद मेरे फैमिली वाले भी सुने, मेरे फ्रेंड्स सुने, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये बात आज तक सिर्फ मुझे पता थी और मेरे अलावा किसी को नहीं। लेकिन मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज है जो शायद कुछ लोगों के साथ होती है, वो पहचान भी नहीं पाते, और उसके बाद उन्हें बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक क्यों ना आज ही लेकर आते हैं। सो मैं एक तरह के डिप्रेशन में चला गया। अब आप उसे डिप्रेशन कह सकते हैं या कोई और बीमारी कह सकते हैं, बट एक ऐसा फेज था मेरी जिंदगी में कि मैं सुबह शाम सिर्फ ट्रेड करता था, चार्ट देखता था, रात में सोता था। सो मैं जहाँ रहता था, मैं एक फ्लैट में रहता था, 3 BHK फ्लैट में, और वो फ्लोर 19th फ्लोर पर था। तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि मुझे ऐसे सपने, ऐसी सिचुएशन या ऐसा भ्रम होने लगा था कि मुझे कभी कभी सोते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं खड़ा हुआ हूं और मैं गया हूं और मैं बालकनी से कूद गया हूं, मैं 19th फ्लोर से कूद गया हूं। धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आने लग गई कि मैंने अपने बालकनी में भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे डर लगने लगा था कि मैं कुछ गलत ना कर बैठूं। हालांकि मेरे मन में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तो पैसे कमा रहा था,
लेकिन मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो शायद थक चुका था, वो परेशान हो चुका था और वो कोई भी काम करना नहीं चाहता था। ये एक ऐसी सिचुएशन आने के बाद इस बार मैंने वो गलती नहीं की जो मुझे पहली बार सपने दिखाने वाले ने नहीं बताई थी कि एक वक्त के बाद रुक जाना होता है, और मैंने एक पॉज लिया। मैंने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक पॉज लिया, और मैं आपको बताऊं सितंबर 2019, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने के लिए मैंने ट्रेडिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ पूरी तरह से छोड़ दिया। खैर 2 महीने गुजरे, मेरा दिमाग शांत हुआ, उसकी जो थकान थी वो दूर हुई, और फिर मैंने 1 महीना लगाया अपने आप से बात करने में कि करियर को ले जाना कहाँ है। फिर मुझे बचपन का एक गाना याद आया, आप लोगों को भी याद होगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, ये अवतार नहीं है ये इंसान है। देखिए सुर में तो नहीं गा पाऊंगा। ये अवतार नहीं है ये इंसान है, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। तो मुझे महसूस हुआ कि यार जब एक इंसान अपना ज्ञान अचीव कर लेता है तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ सकता है, और मुझे भी रियलाइज करना पड़ेगा, अपना रियलाइजेशन निकालना पड़ेगा कि आखिरकार मुझे बनना क्या है। वो वक्त था 2019 का, एक ऐसा वक्त जहां पर मैं अपने करियर की शायद चौथी या पांचवी बार वापस से शुरुआत कर रहा था। और उसके बाद आज आपके सामने मैं प्रियांक शर्मा एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की तरह खड़ा हुआ। सो ये एक जर्नी थी जो मुझे लगा आप लोगों को कुछ सिखा पाएगी। अब इस 3 से 4 सालों के अंदर क्या हुआ उस पर छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मैंने स्टार्ट किया, मैंने स्टॉक मार्केट में बेहतर काम करना शुरू किया, करते हुए आगे बढ़ रहे थे। 2020 आया, और जब हम वापस से अपनी कंपनी शुरू करने जा रहे थे तो फिर वही बात, जो आपके मन का नहीं होता वो भगवान के मन का होता है, और अच्छा होता है कि कोविड आ गया। कोविड आ गया तो कोविड आने से क्या हुआ, जिस बिजनेस को हम शुरू करना चाहते थे वो बिजनेस वापस से बंद हो गया, और इस बार लगता है पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि लॉकडाउन लगा था तो ऑफिस पर भी लॉक लग गया। इस बार मैंने कोविड में घर में बैठकर पूरी तरह से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। पहली गलती ना करते हुए अपना एक टाइम मैनेजमेंट बनाया कि इतने घंटे ट्रेड करूंगा, इस मार्केट को इतना टाइम दूंगा, उस तरह से ट्रेड करना शुरू किया। और वो व्यक्ति जो कोविड शुरू होने के बाद, मैं आपको कह नहीं सकता अमाउंट, लेकिन जो आदमी इतने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था कोविड के टाइम में, जब कोविड की सेकेंड वेव खत्म हुई उसके पास अपना घर था, उसके पास अपनी कार थी, और वो एक वेल स्टेब्लिश लाइफ जी रहा था। उसके बाद जिंदगी आगे बढ़ी, करियर में पैसा भी आने लगा, जिस तंगी से गुजर रहे थे वो तंगियां दूर हो चुकी थी। उसके बाद शादी हुई, एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बीवी भी मिल गई, और शायद उसको मैं मिल गया, ठीक है ये कहना ज्यादा सही होगा क्योंकि उन्होंने मुझे चुना। खैर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े अपने करियर में बढ़ते हुए, अभी मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बन गया हूं, और आज दोनों तरह से मैं अपने फाइनेंस को एंजॉय कर पा रहा हूं, जो सारे ड्रीम्स शायद आप लोग भी देख पा रहे होंगे अपनी जर्नी के अंदर। सो आज का वो दिन आ गया जब मुझे जो स्टॉक टीम ने कांटेक्ट किया, और उन्होंने मुझे कहा कि सर आपको आकर एक वीडियो करनी है। जब मैंने उनसे पूछा किस बारे में करनी है, तो उन्होंने कहा कि सर आपको अपने बारे में बताने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जो व्यूवर इस वीडियो को देखेंगे वो व्यूवर जो है आपके एक्सपीरियंस से ऐसा क्या सीख सकते हैं। सो मैंने सोचा कि अब मैं इतना बड़ा आदमी हूं क्या जो मैं आपको सिखा सकता हूं, तो ऐसा क्या सिखा सकता हूं। अब मैं बड़ा हूं छोटा हूं ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन ये 2019 से लेकर 2024 तक के सफर में कुछ 3-4 चीजें मैंने ऐसी सीखी जिसने मुझे मेरी कमियों को दूर करने का मौका दिया, और वो कमियां मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि शायद आप लोग भी उस कमी से गुजर रहे हो या आप लोग भी उस दिक्कत से गुजर रहे हो। तो वो 2-3 पॉइंट्स मैं आपको पहले ही बता देता हूं जिससे आपको लगे कि ये चीज मुझे समझनी है कि नहीं। तो पहली चीज, हाउ टू थिंक। देखिए हाउ टू ट्रेड तो आपको सब बता रहे हैं, आप यूट्यूब खोलिए, ट्रेडिंग लिखिए, तो हाउ टू ट्रेड तो सभी बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे हाउ टू थिंक। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि सर सब जगह पर लिखा होता है, हर एक बुक में लिखा होता है, मैंने भी सुना था कि अपनी वीकनेस को दूर करिए, लेकिन कैसे करें इस बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। अगर मुझे पता होता कैसे करें तो मैं खुद ही कर लेता। तो आज उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और तीसरी चीज, जो सबसे कॉमन स्टेटमेंट हम लोग सुनते हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लीजिए, अपनी साइकोलॉजी को बेहतर कर लीजिए और आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है। सो इमोशंस को कंट्रोल करें कैसे, इन 3 बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहली चीज, हाउ टू थिंक। तो जैसा मैंने आपको बताया
थिंक करना, मतलब जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोचते आप कहाँ से हैं? अपने दिमाग से। सो दिमाग से सोचना ट्रेडिंग का एक हिस्सा होता है। अब आप बोलेंगे सर सोचते तो सभी हैं, इसमें नया क्या है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से मेरा क्या मतलब है? देखिए, आप हर एक चीज के लिए ट्रेन करते हैं। जैसे अगर आपको अपनी बाइसेप्स बनानी है तो आप डंबल उठाकर इस हाथ से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे और आप अपने हाथ को ट्रेन करेंगे। उसी तरह से हमें अपने दिमाग को भी ट्रेन करना पड़ता है। क्यों ट्रेन करना पड़ता है? क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा, सेबी ने डेटा निकाला कि 90% ट्रेडर्स अभी भी लॉस से गुजर रहे हैं। तो बहुत हवाबाजी हुई सोशल मीडिया पे, चारों तरफ हो गया, देखो 90% लोग तो लॉस करते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आज से पहले कब सेबी ने यह कहा था कि 50% लोग प्रॉफिट में हैं। हमेशा से ही ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस ही करते आए हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्योंकि हम सब लोगों ने अपने ब्रेन को कभी ट्रेन ही नहीं किया है। कैसे? देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग सुपरमार्केट में जाते हैं। सुपरमार्केट में जाने के बाद हम जाते हैं और हमें मान लीजिए एक सेल दिखाई देती है, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट। तो मैक्सिमम लोगों का ब्रेन आप या क्या ट्रिगर होता है, या आपका दिमाग आपको क्या करने को बोलता है? ये चीज तुम्हारे नीड की है, इसको खरीद लो, इतना डिस्काउंट दोबारा मिलेगा नहीं। करेक्ट? तो हमारे दिमाग को क्या आदत डाली गई है एक सुपरमार्केट से कि जब चीज बहुत सस्ती हो उसको खरीद लो। होता है। यही साइकोलॉजी हम कैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट में। कोई स्टॉक 2-3 रुपए का है, खरीद लो। कोई पैनी स्टॉक है, खरीद लो। मार्केट 5% गिर गई है, खरीद लो। कोई स्टॉक अपने हाई से 30% गिर गया है, खरीद लो। इसे बोलते हैं बाय द डिप। लेकिन कई बार मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि जब मैंने बाय द डिप करी तो वो डिप कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन मेरा अकाउंट ही डिप हो गया। ऐसा होता है क्योंकि हमें आदत क्या है? सस्ता खरीदने की। दूसरी आदत, महंगी चीज ना खरीदने की। यकीन मानिए, कोई चीज आपको जरूरत भी है तो जरूरत ना देखते हुए हम महंगी चीज कई बार नहीं खरीदते। इसका एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूं। कोविड क्रैश आया। क्रैश आने के बाद मार्केट 7-8 हजार निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा था। मार्केट ने बढ़ना शुरू किया। मैं पता नहीं कितने लोगों को बोलता था कि भाई मार्केट यहां से 16,000 जाएगा। मार्केट बढ़ के 12,000 चला गया। सिर्फ 6 महीने के अंदर वापस से ऑल टाइम हाई। लोगों को क्या लगने लगा? 6 महीने से मार्केट लगभग दोगुना हो गया है, अब तो मार्केट सस्ता होगा, तो अभी नहीं खरीदते क्योंकि महंगा है। क्या हुआ? मार्केट 16,000 चला गया। 16,000 चला गया, अभी तो महंगा हो गया है, अभी नहीं खरीदते, सस्ता होने पर खरीदेंगे। मार्केट 18,000, 20,000, 24,000, 26,000 चला गया। और आज भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर 12,000 का इंतजार कर रहे हैं। सो हमने क्या गलती करी कि महंगी चीज खरीदनी नहीं है, सस्ती चीज खरीदनी है। ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको ये समझाते हैं कि आपके ब्रेन को 90% लोगों की तरह ट्रेन किया गया है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अलग करना पड़ेगा। आपको उन 10% लोगों की तरह सोचना पड़ेगा कि आपकी जरूरत क्या है। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि कोई चीज सस्ती है तो जरूरी नहीं अच्छी है, और कोई चीज महंगी है तो जरूरी नहीं खराब है। आपको अपना रिसर्च करके, अपने दिमाग को ट्रेन करके सही फैसले लेने पड़ेंगे। ध्यान रखिए, आप ट्रेडिंग सुपरमार्केट में नहीं करते हो, आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग करते हो। तो इस चीज को समझकर ही आप अपने दिमाग को ट्रेन कर पाओगे। पहली समस्या। दूसरी समस्या क्या थी हमारे पास? वीकनेस। सर वीकनेस दूर करनी है, तो मैंने सोचा वीकनेस दूर करते हैं। मैंने उठाया पेन, जर्नल करना शुरू किया। मैंने देखा मैं एक गलती बहुत ज्यादा करता हूं। क्या गलती करता हूं? कि जब भी मैं ट्रेड के अंदर होता हूं और मार्केट जब ऊपर जाती है और कभी कभी एंट्री के नीचे आ जाती है और स्टॉप लॉस के बीच में होती है, तो मैं होप में चला जाता हूं। होप में मतलब भगवान भरोसे, और मैं बस भजन कीर्तन करने लग जाता हूं, तो भगवान देखेंगे, हाथ जोड़ के बैठ जाता हूं कि भगवान कुछ आएंगे, यानी कि होप करना कि मार्केट में भगवान आके आपके लिए कुछ कर देंगे। दूसरी गलती मैं क्या करता था? अगर मेरी पोजीशन लॉस में चल रही है और पीएनएल रेड होने लगती थी, तो कभी कभी जब वो होप भी काम नहीं आती थी, स्टॉप लॉस होने से पहले ही मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देता था, और बाद में होता क्या था, प्राइस वहीं से पंप होकर टारगेट कर देता था। तो इस तरह की वीकनेस मुझे अपने अंदर पता चली। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये दोनों मैंने वीकनेस लिख दी। आज ही मैंने बुक में पढ़ा था कि अपनी वीकनेस लिख लो, और लिखने के बाद उनको ट्रेडिंग डेस्क पर चिपका दो, उनके सोल्यूशन लिख दो। अब आप ट्रेडिंग डेस्क पर चिपकाने के बाद देखते रहिए और आपकी जो है वीकनेस दूर हो जाएगी। मुझे भी ऐसा लगा। लेकिन यकीन मानिए, 1 साल गुजर गया, लेकिन 1 साल बाद भी हर 10-15 दिन में मैं सेम गलतियां कर रहा था। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? आप बोलते हो ये गलती अब जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन 3 दिन बाद सेम गलती करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने क्या सीखा है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने क्या सीखा है? प्रैक्टिस मेक्स अ थिंग परमानेंट। प्रैक्टिस क्या करता है? वो जो भी आप कर रहे हो
उसको परमानेंट कर देता है। अब समस्या ये है कि हम लगातार गलत चीज कर रहे होते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस भी गलत चीज करने की हो जाती है और फिर हमसे वो चीज छूटती नहीं है। तो यहां पर वो लॉजिक काम आया जो मैंने आपको अपनी जर्नी में बताया था कि आपको रुकना कहां है। आपको रुककर हमेशा ये देखना पड़ेगा कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या वो सही चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो आप। वीकनेस ऐसे दूर होती है। सो वीकनेस दूर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जो जर्नल बनाया उसमें एक दो चीजें ऐड करी जो मुझे लगता है आप लोगों को हेल्प कर सकती है। क्या, हर हफ्ते ये देखना कि मैंने अपनी किस वीकनेस के ऊपर काम किया, उस वीकनेस का सोल्यूशन क्या है, और जो सोल्यूशन था सिर्फ उसको चिपकाया। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैं अपने स्कूल लाइफ में था तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे समझाया था कि बेटा कोई भी आदत अगर आपको छोड़नी है तो आदत छोड़ी नहीं जाती, आदतें रिप्लेस करी जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सिगरेट पीने की आदत है और आपको लगता है आपके दोस्त बोल रहे हैं, फैमिली वाले बोल रहे हैं कल आप सिगरेट छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको उसको रिप्लेस करना पड़ता है। उस वक्त को आपको छोड़कर या उस वक्त में आपको कोई दूसरा काम करना पड़ता है, तो आपकी आदतें जल्दी छूटती हैं। सो बजाय ये फोकस करने के कि मेरी वीकनेस क्या है, फोकस इस बात पे करिए उसका सोल्यूशन क्या है। जैसे मैंने क्या किया, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट मेरे लॉस में चल रही है और मैं उस वजह से पोजीशन काट देता हूं, मैंने अपने पोजीशन साइज को छोटा कर लिया। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं होप में जा रहा हूं, जब भी मुझे लगता है मैं किसी पोजीशन में होप में जा रहा हूं, मैं इमीडिएटली उस पोजीशन को काट देता हूं, क्योंकि उस पोजीशन के ऊपर अब मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर आपका कंट्रोल नहीं है, वो आपके लिए एक इनडिसीजन की सिचुएशन है और इमीडिएटली उस पोजीशन से बाहर आ जाओ। ये सोल्यूशन मैंने अपने आप को दिए। हो सकता है आप किसी और समस्या से गुजर रहे हो, तो उस समस्या को सिर्फ लिखो मत, उसका सोल्यूशन निकालो। उस सोल्यूशन को हर हफ्ते देखो, कहीं आप अभी भी गलत चीज की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हो या आप सोल्यूशन की प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप सोल्यूशन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो और आप आगे बिल्कुल बढ़ोगे। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इमोशन कंट्रोल। हर बुक में लिखा हुआ है, हर कोई बोलता है, अपने इमोशन को कंट्रोल कर लीजिए, आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो जाएगी। रोबोट बन जाइए। सर बने कैसे, क्या करें, बहता तो खून ही है तो हमारे पास दिमाग ही है, तो दिल ही जो धड़कता है, तो रोबोट बने कैसे। समस्या ये थी कि रोबोट बने कैसे। सो रोबोट बनने का भी एक सोल्यूशन है। क्या, कि एक तरीका है प्रैक्टिस करो रोबोट बन जाओगे, नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार किस किस तरह के इमोशंस आपको ट्रेडिंग में परेशान करते हैं। उन इमोशंस की वापस से अपने दिमाग को ट्रेनिंग दीजिए। तो मैं किन इमोशन से गुजरता था या किन इमोशन से मैं परेशान रहता था उसकी बात करता हूं। तो पहला इमोशन जो मुझे परेशान करता था वो होता था जब मेरा स्टॉप लॉस होता है। तो देखो मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, जब भी आपका स्टॉप लॉस होता है वो आपकी साइकोलॉजी को खराब नहीं करता, स्टॉप लॉस होने के बाद आपकी रिएक्शन आपका साइकोलॉजी को खराब करती है कि आप उस स्टॉप लॉस पर रिएक्शन क्या दे रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस हुआ, क्या आप दुखी हो गए। आपका स्टॉप लॉस हुआ, क्या आपको लगने लगा ट्रेडिंग खराब है। आपका स्टॉप लॉस हुआ, आपको लगा अरे 1,000 रुपए का नुकसान हो गया, इससे तो बढ़िया मैं जाके पार्टी करा था, डोमिनोज से पिज्जा खाया था। क्या आपको ऐसा लगता है कि 3,000 रुपए का नुकसान हो जाता, इससे बढ़िया तो मैं जाके एक जीन्स खरीद लेता। अगर आप इस तरह के रिएक्शन अपने दिमाग को दे रहे हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ये ट्रेनिंग ले रहा है कि लॉस होने के बाद दुखी होना है। दुखी होना है तो क्या करना है, या तो आप ट्रेडिंग छोड़ोगे और या तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। और अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे तो मार्केट आपसे और पैसा ले लेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि स्टॉप लॉस होने के बाद रिएक्शन से मत डरो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूव करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव करेंगे सर? रिस्क मैनेजमेंट का सबसे आसान तरीका होता है कि जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपको इतना लॉस होने से दुख होता है तो आप अपने लॉस को कम कर दीजिए। लॉस कम करने का तरीका बहुत आसान सा है। आपको कितने रुपए का लॉस करने पर दुख नहीं होता है ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास 10 लाख रुपए मैटर नहीं करता, आपके पास 1 लाख रुपए है मैटर नहीं करता। अगर आपका दिमाग इस बात के लिए प्रिपेयर्ड है कि ठीक है 500 रुपए का नुकसान हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1000 का नुकसान हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5,000 रुपए का नुकसान हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 15,000 का नहीं होना चाहिए, दिक्कत वाली बात है। तो ये आपको डिसाइड करना है आपका रिस्क कितना होता है। बस उस रिस्क के हिसाब से देख लीजिए, जब भी आप किसी ट्रेड में जाते हो, अगर ये ट्रेड गलत चली गई, अगर इस ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गया तो मेरा इससे ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। यही रिस्क मैनेजमेंट है। अगर आपको पीएनएल देखकर डर लगता है, रेड पीएनएल देखकर डर लगता है, ग्रीन में तो डर किसी को भी नहीं लगता, अगर आपको रेड पीएनएल देखकर डर लगता है तो आप अपने पोजीशन साइज को छोटा कर दीजिए।
आप अपने रिस्क को छोटा कर दीजिए, स्टॉप लॉस तक प्राइस को पहुंचने पर लॉस को कम रखिए। आपकी ये समस्या का समाधान होगा तो आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली सही होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा इमोशन तो बहुत ही कमाल का है, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि जब ट्रेड के अंदर होते हैं और बस राम राम भजते हैं कि किसी तरह ये ट्रेड टारगेट पहुंच जाए या स्टॉप लॉस पहुंच जाए, तो जब ट्रेड के अंदर होते हैं तो डर लगता है, फियर होता है, कहीं नुकसान ना हो जाए। तो देखो, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आपको क्या लगता है? फियर मुझे नहीं लगता, डर मुझे नहीं लगता। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे डर नहीं लगता, किसी ना किसी चीज से तो हर चीज से डर लगता है। जैसे मान लीजिए प्रपोज करने में आपको डर लगता है, आपको जो है बाहर अकेले अंधेरे में जाने में डर लगता है। तो देखिए सोल्यूशन है बार बार वही चीज करने का। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं बार बार प्रपोज करो, क्योंकि कहावत ऐसी है, कोशिश करने वालों की तो कभी हार ही नहीं होती, पर यकीन मानिए बेइज्जती जरूर हो जाती है, हार हो ना हो। ठीक है, सो इसलिए कोशिशें भी सही डायरेक्शन में करनी है। और अगर आपको फियर लग रहा है अपनी ट्रेड पोजीशन के अंदर, तो आपको ट्रेड करके, छोटे छोटे लॉट साइज पर ट्रेड करके, पेपर ट्रेड करके उस डर को भगाना पड़ेगा। इस तरह से आप अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे ट्रेड के अंदर इमोशन कैसे होते हैं, और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी इमोशन का डर है आपके पास, टारगेट होने के बाद इमोशन कंट्रोल। तो आपको क्या लग रहा है मैं ये बोलने वाला हूं, अरे मजा आ गया, एक्साइटमेंट आ गया भैया, टारगेट हो गया? नहीं नहीं नहीं, एक और दिक्कत होती है। टारगेट कैसे आपकी साइकोलॉजी को खराब करता है? प्राइस उठा, टारगेट गया, आपने अपना प्लान किया था कि मुझे इतने रुपए कमाने हैं, हो गया। मान लीजिए आपने कोई सामान 50 रुपए का खरीदा और आपने 70 का टारगेट लगाया, 70 चला गया, आप सो गए, आपने बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद आप देख रहे हो वो तो 100 रुपए चला गया, और थोड़ी देर बाद आप देख रहे हो वो 150 चला गया। अब आपको खुशी की जगह होता है दुख, मैंने तो जल्दी बुक कर लिया। मैं यही गलतियां करता हूं, मुझे इतनी जल्दी बुक नहीं करना था, पता नहीं क्यों। ये मेरे बेचते ही जो है स्टॉक को क्या हो जाता है कि भागता चला जाता है। ये भी इमोशन कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने टारगेट पर ही निकलना था। अब इसको समझे कैसे? यहां पर भी अब मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी काफी टाइम पहले, और यकीन मानिए मैं सबको तब से यही सिखा रहा हूं और आपको भी यही बोलूंगा, क्योंकि इसने मुझे बहुत मदद की। वो क्या बोले कि सर, अगर टारगेट मेरा जल्दी हो जाता है और मैं निकल जाता हूं और उसके बाद स्टॉक भाग जाता है तो मुझे दिक्कत नहीं होती। मैंने कहा कैसे दिक्कत नहीं होती आपको? तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, अगर मैंने कोई सामान बेचा है टारगेट पर तो किसी न किसी ने तो खरीदी होगी। मैंने कहा सही बात है, मान लीजिए मैंने 70 पे बेचा था तो किसी ने तो खरीदा होगा। अब सर मैं कोई सामान किसी को बेच रहा हूं तो मैं दिल से यही चाहूंगा वो सामान उसको भी फायदा दे। मान लीजिए मैंने 50 पे खरीदा और 70 पे बेच दिया और स्टॉक नीचे आ गया, तो किसी ने तो मुझसे 70 पे खरीदा है तो उसका नुकसान होगा। नुकसान होगा, उसके दिल से हाय निकलेगी, मैं क्यों लूं? उससे बढ़िया ये है कि प्राइस मेरा टारगेट करने के बाद एक बार 80-90 चला जाए, जिसको मैंने बेचा है उसका भी फायदा हो जाए, और उसके बाद मैं भी खुश और वो भी खुश। तो ये सोचिए कितनी पॉजिटिव चीज उन्होंने मुझे बताई, और वही चीज मैं आज आपको बता रहा हूं। टारगेट की भी साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा और अपने इमोशन को वहां पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इस तरह से आप कर पाओगे इमोशनल कंट्रोल। रोबोट नहीं बन पाओगे, इमोशंस हमेशा आएंगे। आपको क्या लगता है मेरे इमोशंस कंट्रोल हो गए होंगे? नहीं, मैं भी उतना ही इमोशन से गुजरता हूं। जब मेरी पोजीशन साइज धीरे धीरे बढ़ती है प्रॉफिट के बाद, तो मुझे भी वो सारे इमोशनल फेजेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं अपने डर को रोकने के लिए एक लाइन अपनी डेस्क पर चिपका कर रखता हूं, जो मुझे हमेशा मोटिवेशन देती है, अपने डर से लड़ने के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए भी। तो आपको भी कोई एक मोटिवेशन लाइन अपने आसपास रखनी चाहिए। अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लो, बार बार सुनो, किसी सॉन्ग को सुनो, जैसे आरंभ है प्रचंड गाना मैं बार बार सुनता रहता हूं, आप भी सुनिए। अपना मोटिवेशन खुद से ढूंढिए। मैं एक लाइन लगा के रखता हूं अपने चारों तरफ, वो क्या है? स्केर्ड मनी डज नॉट मेक मनी। एक डरा हुआ पैसा कभी पैसा नहीं बनाता। तो मुझे डरना नहीं है, ये मुझे हेल्प करता है आगे बढ़ने में। आपको भी अपना एक ऐसा मोटिवेशनल कोट या मोटिवेशनल सॉन्ग या मोटिवेशनल स्पीच अपने लिए ढूंढना चाहिए और उसको बार बार सुनना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें थी जिनसे मैं गुजरा, और इन 3-4 सालों में बहुत हद तक इन सारी चीजों को कवर कर पाया हूं, जिसकी वजह से आगे भी बढ़ा। और मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि ये सारी चीजें सुन के आप लोग भी थोड़ी बहुत हेल्प तो ले ही पाएंगे।